हेलो दोस्तों, डिसिप्लिन और पनिश में हम सज़ा और अनुशासन के इतिहास के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पुराने ज़माने में अपराधियों को सज़ा दिया जाता था और कैसे उसमें बदलाव आए। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अलग अलग संस्थाओं में अनुशासन को बनाए रखने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नए सज़ा देने के तरीके में हम सबसे पहले यह पता लगाते थे कि अपराधी ने अगर किसी की हत्या की है तो वो खुद को बचाने के लिए की है, बदला लेने के लिए किया है या पागलपन में आकर किया। इसके बाद हम यह फैसला करते थे कि उसे पागल खाने भेजना है, सजा देना है या छोड़ देना है। इतिहास की मदद से हम यह जान पाते हैं कि हम आज जो कर रहे हैं उसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी। आज के वक्त में हम बहुत सारे नियमों के हिसाब से रहते हैं और इन्हीं नियमों की वजह से समाज में काफ़ी शांति है। अगर कोई नियम नहीं मानता तो हम उसे सजा देते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई अनुशासन में रहे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सज़ा देने के सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? दोस्तों, इस बुक समरी में हमें इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। यह बुक हमें बताती है कि पहले के वक्त में हम किस तरह से अपराधियों को सजा देते थे, किस तरह से उन्हें टॉर्चर करते थे और कैसे हमने बाद में इसमें सुधार किया। साथ ही यह बुक हमें बताती है कि अनुशासन को हमने समाज में किस तरह से लागू किया। 18वीं शताब्दी में लोगों को टॉर्चर करना बहुत जरूरी समझा जाता था। सरकारों ने 18वीं शताब्दी के बाद से अपराधियों को कड़ी सजा देना बंद कर दिया, लेकिन यह बदलाव अचानक से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे बहुत से कदम लिए गए थे। उस समय अपराधियों को बहुत टॉर्चर किया जाता था ताकि सरकारें उनसे जानकारी निकाल सकें, लेकिन फिलोसफरों का मानना था कि टॉर्चर करना पुराने समय की हैवानियत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय टॉर्चर को गलत नज़र से नहीं देखा जाता था। उस समय लोगों को सिर्फ सज़ा देने के लिए उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाता था, इसका इस्तेमाल जासूसों से जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता था। ऐसे हालात में अगर जासूस यह कबूल कर लें कि वह किसके लिए काम कर रहा है या वह क्यों जासूसी कर रहा था, तो किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरे शब्दों में, टॉर्चर को सच की खोज करने का एक जरिया माना जाता था। लेकिन बाद में सरकारें जानकारी निकलवाने के नाम पर उन जासूसों को सजा भी देने लगी। इस तरह से टॉर्चर करना सजा देने का भी एक हिस्सा बन गया और जानकारी निकलवाने का भी। साथ ही इसका इस्तेमाल लोगों को काबू करने के लिए भी किया जाने लगा। जब भी कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता था या कोई अपराध करता था तो इसे सत्ता को चुनौती देना समझा जाता था। इसलिए उन लोगों को टॉर्चर कर कर सभी लोगों को यह दिखाया जाता था कि सत्ता को चुनौती देने का क्या अंजाम हो सकता है। इस बीच वे अपराधी को जान से मारने का हुक्म भी दे सकते थे, जिससे लोगों के अंदर उनका खौफ बच जाए। तो इस तरह से शुरुआत में टॉर्चर का इस्तेमाल सिर्फ सच की खोज करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में जब सरकारें खुलेआम लोगों को सजा देने लगी तो इसका इस्तेमाल सत्ता को बनाए रखने के काम के लिए भी किया जाने लगा। 19वीं सदी से सजा देने के तरीके में बहुत से बदलाव आए। 2 मार्च 1757 में जब रॉबर्ट डेमिस ने फ्रांस के राजा लुईस 15 को सबके सामने मारने की कोशिश की, इस वजह से उसे घोड़ों से बांधकर तब तक खींचे जाने की सजा दी गई जब तक उसके हाथ पांव उसके शरीर से अलग ना हो जाएं। लेकिन जब वे अलग नहीं हुए तो उसे सजा देने वाले ने अपना चाकू निकालकर डेमिस को बीच में से काट दिया। लेकिन इस तरह की भयानक सजा इसके बाद किसी को नहीं दी गई। 18वीं शताब्दी के बाद सजा देने का काम सबके सामने ना करके बंद कमरों में किया जाने लगा। इस घटना के कुछ सालों बाद सजा देने के नए नियम बनाए गए। इस नए नियम के हिसाब से कैदियों का दिन 5 बजे से शुरू होगा। 6 बजे से पहले उन्हें काम पर लगा दिया जाएगा और 10 बजे खाना दिया जाएगा। इसके बाद 11 बजे से उन्हें पढ़ाया जाएगा और फिर शाम को 7 बजे काम करवाया जाएगा। इसके बाद रात में उन्हें उनके कमरे में बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस तरह के नियम हमें यह दिखाते हैं कि लोगों में अब इंसानियत आ रही है और वे सज़ा देने के तरीके बदल रहे हैं। इससे पहले सज़ा के नाम पर लोगों को मारा जाता था, लेकिन अब उन्हें कैद करके रखा जाता है, जिससे उनकी आत्मा को तकलीफ नहीं होती। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा करके हम हिंसा को कम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन राइटर का मानना है कि ऐसा करने के पीछे की वजह कुछ और ही है। अब सज़ा देने वाले अपराधियों के शरीर को तकलीफ देने के बारे में नहीं सोचते हैं, वे अब उनके दिल, दिमाग और विचारों को सजा दे रहे हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अनुशासन रखने के तरीकों में हुए बदलाव। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अनुशासन के मायने बदलने लगे। इस समय में कैदियों को समाज के हिसाब से रहना नहीं सिखाया जाता था, बल्कि उन पर दबाव डालकर उन्हें इस्तेमाल कर उन्हें बदला और सुधारा जाता था। इस नए अनुशासन को लागू करने के लिए 4 पहलुओं को अपनाया गया।
सबसे पहले लोगों को अलग अलग रखा जाने लगा। कैदियों को अब कैद में अलग अलग कमरे में रखे गए। वे एक साथ नहीं रह सकते थे। इसके बाद उनके काम करने के लिए टाइम टेबल बनाया गया। उन्हें हर दिन एक ही तरह से काम करना सिखाया गया। साथ ही वे उन्हें धर्म का ज्ञान भी देने लगे। वे उन्हें समय और अनुशासन के बारे में पढ़ाने लगे। तीसरा यह था कि उन्हें अलग अलग काम करने के लिए दिया जाने लगा और उनके लिए अलग अलग रैंक बनाए गए। अगर किसी अपराधी को अगले रैंक पर जाना है तो उसे सारे नियमों को मानते हुए अपना काम पूरा करना होगा। उन्हें करने के लिए अलग अलग काम दिए जाते थे। इसमें से एक काम पढ़ने का भी था। वे बहुत सख्त ट्रेनिंग और एग्जाम के जरिए पास किए जाते थे। इस तरह से उनसे एक पूरी संस्था की तरह काम करवाया जाने लगा। अंत में अनुशासन का काम सिर्फ यह तय करना नहीं था कि एक व्यक्ति किस तरह से रहेगा और काम करेगा। इसका काम यह भी तय करना था कि वे सारे लोग एक साथ मिलकर किस तरह काम करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय यह आइडिया अपनाया गया था। इसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग पोजीशन पर रखकर काम करवाया जाता था, जिससे एक इंडस्ट्री अच्छे से चल सके। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का अच्छे से काम करना मायने नहीं रखता था, बल्कि सबका एक साथ मिलकर काम करने मायने रखता था। जेलों में भी कुछ इस तरह का अनुशासन अपनाया गया। लोगों को उनकी सही जगह पर रखा जाता था, उसके हिसाब से उनसे काम करवाया जाता था। समय के साथ सरकारें अपराधियों को सजा देने के बजाय यह पता करने लगी कि उन्होंने अपराध क्यों किया। आम जनता कठोर सजा देने के नियम से बहुत परेशान थी। लोग अब मांग कर रहे थे कि सजा देने के कुछ दूसरे तरीके निकाले जाएं। सरकारें इस मांग को अब दबा नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने कठोर सजा देने के बजाय दूसरे तरीके अपनाए। अब लोग सजा को नापने लगे कि हम लोगों को किस हद तक सजा दे सकते हैं। हमने पूछताछ करने के लिए नए तरीके निकाले। इससे पहले हम सिर्फ यह देखते थे कि अपराधी ने अपराध किया है या नहीं, फिर उसे सजा देते थे। लेकिन अब हम यह देखने लगे कि उसने अपराध क्यों किया। यह पता लगाने के लिए अब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का इस्तेमाल करने लगे। सजा देने की प्रक्रिया अब साइंटिफिक होने लगी थी। अब गद्दी पर बैठने वाला एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता था, बल्कि कुछ लोग साथ मिलकर फैसला लेते थे, जिसकी वजह से ताकत बढ़ गई। सजा देने का काम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था। साथ ही लोग अब अपराध को समाज के खिलाफ किए गए एक काम की नज़र से देखते थे, ना कि सत्ता को चुनौती देने वाले काम की नज़र से। अपराध करना समाज पर एक जुल्म करना माना जाने लगा और सरकार का काम था लोगों को इसे करने से रोकना। दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को 100 लाइक्स मिल जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।